Hello guys, welcome on my YouTube channel. In this video we are discuss about the previous year question of मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो कि फर्स्ट पेपर का एक क्वेश्चन पेपर है जो कि नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम हेल्ड होने वाला है। तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पेपर है, KGMU का क्वेश्चन पेपर है। हम डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हमारे हिसाब से हो जा रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसने हमने डिस्कस किए हैं उसमें से क्वेश्चन मेन एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा लगभग 55 से 60% क्वेश्चन एग्जैक्ट, इसके बाद मॉडिफाइड कुछ क्वेश्चन लगभग 15% 20% मैच किए हुए हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं तो कम से कम 70 से 75% आराम से स्कोर कर ले जाएंगे। हमने कई बार बताया है, मेन एग्ज़ाम में जो आपके एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, सेमेस्टर्स के जो भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें पेपर जो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स ही आते हैं। पेपर्स फ्रेम नहीं होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में पेपर फ्रेम नहीं किए जाते हैं। जो प्रीवियस ईयर के 8-10 साल का पेपर होता है, मैक्सिमम 5 साल का पेपर लिया जाता है, 5 से 6 साल का पेपर, उसी में से क्वेश्चंस उठा के कॉपी पेस्ट कर दिए जाते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है क्वेश्चन फ्रेम्ड करने का। और जो क्वेश्चंस हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं वही आते हैं। जैसे इसमें देखिए पेप्टिक अल्सर हो गया, इसके बाद फिर ट्यूबरक्लोसिस हो गई, एड्स हो गया। ये हाईलाइटेड क्वेश्चंस होते हैं, हाईलाइटेड आंसर इनके होते भी हैं, और ये पॉइंट भी सभी को पता होना चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हाईलाइटेड जो होते हैं, जो फोकस ज़्यादा होते हैं, वो आते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस होते हैं 8 से 10% जो आते हैं, जिनको मैक्सिमम लोगों को भी मान लीजिए अगर डिटेल में नहीं पढ़े हैं तो नहीं पता होता है, लेकिन वो भी आप लोग कर ले जाएंगे, उसमें भी कुछ ना कुछ लिख ले जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मिस्टर बेदी 35 ईयर ओल्ड मेल है, जो कि मेडिसिन वार्ड में एडमिटेड है। डायग्नोसिस उसका किया जा रहा है तो उसको पेप्टिक अल्सर का पता चल रहा है। तो पेप्टिक अल्सर अब डिसीज़ हो गई। बाकी हमको 35 ईयर ओल्ड है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 35 साल का है ये इंपॉर्टेंट कब हो जाएगा, जब इस पर हम बनाएंगे नर्सिंग केयर प्लान। जब नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे, नर्सिंग केयर प्लान आता भी है, हमने कई पेपर में देखा नर्सिंग केयर प्लान जो है MSN में आता भी है। तो नर्सिंग केयर प्लान जो है आप लोग बनाना सीख लीजिए, अगर जिन स्टूडेंट को नहीं आता है। नहीं तो हम किसी दिन एक दिन टाइम निकाल के जो है नर्सिंग केयर प्लान के बारे में बता देंगे। कम से कम 5 डायग्नोसिस आपको लिखनी होती, तभी आपको नंबर्स मिलेंगे, नहीं तो नर्सिंग केयर प्लान में नंबर वगैरह मिलते नहीं हैं। तो एज इंपॉर्टेंट उस टाइम हो जाती है जब नर्सिंग केयर प्लान लिखना होता है, नहीं तो हमको एज से कोई मतलब नहीं है। डिफाइन पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर को आपको डिफाइन देखेंगे आप यहाँ पे 2 + 5 + 8 15 मार्क्स में क्वेश्चन डिवाइड है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पेप्टिक अल्सर को डिफाइन करना, इसकी पैथोफिजियोलॉजी लिखनी, पेप्टिक अल्सर की पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है। इसके बाद इसका मैनेजमेंट लिखना है। मैनेजमेंट की बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है। इसके बाद आपको फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिखना है। इसके बाद सर्जिकल अगर मैनेजमेंट होता है तो सर्जिकल मैनेजमेंट भी लिखना है फॉर दी सेम पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर श्याम 42 ईयर ओल्ड है, मेल एडमिटेड इन मेडिकल वार्ड एंड डायग्नोसिस ऑफ दी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। इसको देखिए TB का पेशेंट है, ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है। तो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस आती भी है 2 + 3 + 10 15 नंबर का ये भी है। तो डिफाइन पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, आपको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में लिखना पड़ेगा, जो कि 2 नंबर में। लिस्ट डाउन इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर, इसकी इटियोलॉजी लिखनी है और रिस्क फैक्टर दोनों अलग अलग लिखना है, अलग अलग हेडिंग डाल के लिखना है। इसमें पैथोलॉजी नहीं पूछा है, पैथोफिजियोलॉजी, लेकिन वो भी आपको लिख देना पड़ेगा, क्योंकि 15 नंबर में है। तो आपको कम से कम जो है आगे पीछे मिला के 1 2 3 4 5 6 कम से कम इतना भरना है। 3 पन्ना बोले तो 6 पेज कम से कम आपको भरना पड़ेगा, तब जाके 15 नंबर मिलेगा, वो भी कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आपको जितना आता है, मेडिकल यहाँ पे देखिए मेडिसिन भी पूछ लिया है, मैनेजमेंट भी पूछा है। तो मैनेजमेंट में आपको मैनेजमेंट सर्जिकल भी लिखना है, अगर सर्जिकल मैनेजमेंट है तो। इसके बाद फिर आपको लिखना है नर्सिंग मैनेजमेंट भी लिखना है, फिर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिखना है। फार्माकोलॉजिकल में जो ड्रग चलती है, फर्स्ट लाइन की ड्रग चलती है, जो फर्स्ट लाइन में ड्रग चलती है उसको भी लिखना है। इसके बाद जो और ड्रग चलती है डाट वगैरह, उसको भी लिखना है। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आपको डिटेल में पता होगा, तभी आप लिख पाएंगे, नहीं तो पेज भरना भी मुश्किल हो जाता है अगर आपका नॉलेज जो है डिफिशिएंट है। राइट शार्ट नोट, शार्ट नोट आता है, शार्ट नोट का आपको जो है कम से कम आगे पीछे भी लिखना है, बस इससे ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम तो 1 पेज में लिख दीजिए अगर कंटेंट ठोस है, मतलब कंटेंट अच्छा है, नहीं तो आप आगे पीछे मिला के लिख सकते हैं। कंटेंट हमेशा पॉइंट में लिखें, जैसा कि आपको पता ही होगा। इन्फ्लामेशन आप पैथो में भी पढ़े होंगे, तो इन्फ्लामेशन कोई दिक्कत नहीं है। हाइपर कैलेमिया, तो हाइपर कैलेमिया आप नर्सिंग फाउंडेशन में भी पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
रीनल डाइट आप पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थायराइड स्टोन को हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में डाला जाता है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में आपको पता है तो आराम से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रोल ऑफ नर्स इन ऑपरेशन थिएटर में ओटी में नर्स का क्या रोल है, एमएसएन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ओटी में ड्यूटी भी आपकी लग चुकी होगी। सोरियासिस स्किन डिसीज है, इसके बारे में भी आपको लिखना है, जो कि 5 नंबर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेशेंट विथ। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें देखिए लिखना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हालांकि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा है, कितने नंबर में है, 3 × 4 12, तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा, लेकिन आपको पहले इसकी डिफिनीसन थोड़ा इसके बारे में लिख देना है, इसके बाद नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उतरना है, कि डायरेक्ट नहीं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ही लिख देंगे, पहले आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसके बाद फिर ये कास्ट करके है, थोड़ा सा क्लियर दिख नहीं रहा है। पोस्चरल ड्रेनेज इसके बारे में आपको लिखना है। पोस्चरल ड्रेनेज है, पोस्चरल ड्रेनेज से आप क्या समझ रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करिए, तो थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है, वीडियो को मान लीजिए लाइक करने से थोड़ा ठीक भी रहता है। तो पोस्चरल ड्रेनेज से आप क्या समझ रहे हैं, इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। डिफाइन द फॉलोइंग। एनीमिया आप नर्सिंग फाउंडेशन पढ़े भी हैं। अस्थमा और एनीमिया बायोकेमिस्ट्री में भी है, एनीमिया, हाँ एनीमिया बायोकेमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े होंगे। अस्थमा, इम्पिटिगो, ऑस्टियोपोरोसिस जो कि नर्सिंग फाउंडेशन में भी शायद था, फ्रैक्चर वगैरह में ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह है जो है पढ़ाई जाती है। इसके बाद रेनॉल्ड्स डिसीज़, तो ये रेनॉल्ड्स डिसीज़ जो है अदर नेम से जो है रेनॉल्ड्स फिनोमेना के नाम से भी जाना जाता है। फिंगल्स और ये टिप पर जो है नमनेस वगैरह हो जाता है, ये रेनॉल्ड्स डिसीज़ के अंदर आता है जो है। फिल इन द ब्लैंक्स तो होगा नहीं, एमसीक्यू आएगा और 10 एमसीक्यू आएगा, ये आपको पहले से ही पता है। पेपर का पैटर्न चेंज हो गया, जो प्रीवियस पैटर्न था वही पैटर्न रहेगा। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल यहाँ पूछा हुआ है, हो सकता है ये सीधा ऑप्शन बना के दे दें, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ ईआरसीपी का फुल फॉर्म है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलोनिया पैनकिराटोग्राफी, तो ये ईआरसीपी का फुल फॉर्म है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, एबनॉर्मल पैसेज बिटवीन वजाइना एंड ब्लेडर इज़ नोन एज, इसको क्या कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहे एमएसएन के, बाकी 2 पेपर एमएसएन के हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर। माइक्रोबायोलॉजी का जो हमारे पास पेपर है प्रीवियस ईयर पेपर, उसको अटल बिहारी का हम करवा देंगे, तो आपको वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इस क्वेश्चन पेपर को आप डिटेल में अपने नोट से पढ़ सकते हैं, जो नोट्स आपके हैं, बाकी जो आपके बुक्स अवेलेबल हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं, बाकी इंटरनेट पे स्लाइड शेयर पे इसके आंसर आपको सटीक और अच्छे से मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा। जय हिंद।